बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना डे 2 ऑफ आवर मैराथन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द रेस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। डे 1 में हमने ऑलरेडी अपना फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कवर अप किया, जो कि था प्लानिंग। और प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने ये सीखा कि वहां पर हम कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं जिसको हमें अचीव करना है। अब ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद जो सेकंड फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हमें अचीव करना है। तो उसके लिए हमें कुछ काम करना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम उस काम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी ग्रुपिंग करेंगे और उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर अथॉरिटीज को डेलीगेट करेंगे, ताकि जो भी हमने यहाँ पर प्लान सेट किए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकें। तो इस काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग में कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। तो लेट्स सी कि वो 4 स्टेप्स हमारे कौन से होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, नंबर 2 डिपार्टमेंटलाइजेशन, नंबर 3 असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड नंबर 4 एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब हम आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे काम हमको करने होते हैं। तो पहले उन सभी काम को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उन्हीं कामों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर उसको डिवाइड किया जाएगा। जब ये डिवीजन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ग्रुपिंग करेंगे कि जो भी सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स है हम उनको ग्रुप कर देंगे, और इसी ग्रुपिंग प्रोसेस को यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। और डिपार्टमेंटलाइजेशन किसी भी बेसिस पे आप लोग कर सकते हो, लाइक फंक्शन के बेसिस पे कर सकते हो, जैसे कि अलग अलग फंक्शंस के डिपार्टमेंट बनाना, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, या प्रोडक्ट के बेसिस पर भी हम ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट बना रहे हैं, आप लोग क्लोथिंग का एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद जब आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट सेट कर दिए तो यहाँ पर अब आपको लोगों को उनकी ड्यूटीज को असाइन करना होगा। ड्यूटीज को असाइन करते टाइम हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो भी लोगों के स्किल्स हैं उनके रिगार्डिंग ही हम उनको जो भी जॉब है वो असाइन करेंगे। एट द सेम टाइम हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक इंडिविजुअल को इंचार्ज दिया जाता है, यानी कि हर डिपार्टमेंट का एक हेड यहाँ पर बनाया जाता है, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल होंगे। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसके अंदर बेसिकली सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिश्ता है वो डेवलप किया जाएगा, जहां पे ये पता चलेगा कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट, हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। बेसिकली ये चीज यहाँ पर क्लियर की जाती है कि कौन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा, किससे जाकर सजेशन लेगा, ऑर्डर देने का जो राइट है वो किसके पास है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट प्रोसेस है हमारी पूरी बुक के अंदर और सबसे शॉर्टेस्ट भी। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें तो अब आती है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है हमारा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस है द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्योंकि हम ग्रुपिंग का वर्क करते हैं, यानी कि हम डेली बेसिस पर अपने एम्प्लॉय से वो सेम काम करा रहे हैं, तो रिपीटेटिव परफॉर्मेंस लेकर आता है स्पेशलाइजेशन। आप खुद अगर किसी मैथमेटिक्स के एक सम को जो आपसे पहले सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप उसको 10 बार सॉल्व कर लेंगे तो आपकी भी स्पेशलाइजेशन आने लगेगी उसके अंदर, यानी कि जब आप बार बार एक ही चीज को करोगे ऑन द डेली बेसिस तो आप उसके अंदर एक्सेल हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। और जहां स्पेशलाइजेशन आती है वहां एफिशिएंसी अपने आप ही आती है। नंबर 2 इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। हमने भी यहीं पे पढ़ा कि यहाँ पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिए जाते हैं, तो किसी भी तरीके की कोई एम्बिग्यूटी यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं होता किसी के भी माइंड में कि कौन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा, कौन किससे जाकर ऑर्डर लेगा। तो बिल्कुल क्लैरिटी होती है इन द वर्किंग रिलेशनशिप्स। थर्ड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सारी चीजें बता दी जाती हैं, पहले से ही क्लैरिटी ऑफ जॉब्स है, क्लैरिटी ऑफ जॉब रोल्स है इवन, तो यहां पर रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज होगा। अडेप्टेशन टू चेंज। अब जैसे ही अगर एनवायरनमेंट में चेंज आया हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं और हम उस बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है तो हो सकता है हम एक फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हो, बट अगर हम मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो गए तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट ऑन कर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं उन सभी चेंजेस को।
देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब सारा काम स्मूथली हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा है, वर्किंग रिलेशनशिप्स भी क्लियर है, स्पेशलाइजेशन भी आ रहा है, तो ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका वो इफेक्टिव हो जाएगा। देन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज नोन एज डेलीगेशन। डेलीगेशन का क्या काम है कि यहाँ पर हम लोग अपने रूटीन जॉब्स क्या करते हैं, अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि मैं क्लास में जब पढ़ाने के लिए जाती हूँ तो बहुत सारे काम हमें करने होते हैं, तो मैंने क्या किया, अपना थोड़ा सा काम और अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी अपने यहाँ पर एक क्लास में एक बच्चे को सौंप दी। जैसे कि याद है स्कूल में मैम एक मॉनिटर बनाती है कि मेरी प्रेजेंस, मेरी एब्सेंस के अंदर आपको ये काम करना है, या सभी बच्चों की एक बार डायरीज आपको चेक करनी है, बस मुझे आके आप रिपोर्ट कर देना कि ऐसा ऐसा काम चल रहा है। यानी कि जब हम अपनी अथॉरिटी किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम उसको एक चांस देते हैं कि आप अपनी जो क्वालिटीज है, आपका जो टैलेंट है, आप उसको शो कर सकते हो। तो ऐसे में उस पर्सनल यानी कि एम्प्लॉय का क्या होता है, डेवलपमेंट। देन उसके बाद आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे भी हमारे पास तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से, अगर सपोज करो मैं ऑलरेडी 4 प्रोडक्ट में डील करती हूँ अपनी कंपनी के अंदर और मुझे एक 5वां प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करना है, तो ये भी पॉसिबल है। और इस 5th प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो पहले 4 प्रोडक्ट मेरे चल रहे हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं उस नए प्रोडक्ट के लिए एक नया स्टाफ, नए रिसोर्सेज सब कुछ अरेंज करूंगी, तो उससे पहले वालों की जो फंक्शनिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड प्लस ग्रो कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस पढ़ने के बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि आपका की स्टडी के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, तो मैं कहूंगी कि एक बार डिफरेंस भी आप लोग पढ़ के चले जाना। और उससे क्या होगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से वैसे लिखना नहीं आता, आप उस डिफरेंस के पॉइंट भी लिखाएंगे ना, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अभी होते क्या है बच्चे, देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, R&D। अब अगर इसके बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए, तो ये हमारा एक तरीके का फंक्शनल स्ट्रक्चर है। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि मेरे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एक ही कंपनी के अंदर फुटवेयर्स भी हैं, कॉस्मेटिक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और उसके आगे आपने सपोज करो रियल एस्टेट में भी आप काम करते हो, तो यहाँ पर आप एक तरीके से 4 चीजों में डील कर रहे हो, तो चारों चीजों के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर आपके पास 4 प्रोडक्ट है तो 4 बार आप प्रोडक्शन का काम करते हो, अगर आपके पास 4 प्रोडक्ट है तो आप सेल्स का काम भी 4 बार कर रहे हो, मार्केटिंग भी 4 बार कर रहे हो, मतलब सबको आपने अलग अलग डिवाइड किया। अब यहाँ पे जो डिवीजन हुआ वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन नहीं हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट हो गया है कहीं ना कहीं, तो वो होता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी कि जब आप मोर देन 1 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं हैविंग द सेम सेपरेट फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो दैट इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। आप ये कह सकते हो कि हर एक डिविजनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जब आप एक सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, बेसिकली सिंगल प्रोडक्ट लाइन में, तो वो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर में हो। बट वहीं पे अगर आप मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में कन्वर्ट हो गए हो तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर में काम करोगे, जिसके अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद अब हर एक स्ट्रक्चर के अपने कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं। तो अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो, जो फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, बेसिकली आपको उसके अंदर स्पेशलाइजेशन मिलेगा। डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ अलग अलग फंक्शंस एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए काम करेंगे ताकि ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलप किया जा सके। इकोनॉमिकल होता है क्योंकि कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं है यहाँ पे। इफेक्टिव मैनेजरल ट्रेनिंग है कि अगर मुझे किसी मैनेजर को एक पर्टिकुलर फंक्शन की ट्रेनिंग देनी है तो ये यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है, क्यों? क्योंकि रिपीटेडली आप वही काम डेली आके कर रहे हो, तो वही स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चलता है। डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं इसके? कई बार वही कि जब एक साथ इतने सारे लोग काम करेंगे तो भैया लड़ाई झगड़ा तो होना बनता ही है, ताकि थोड़ा सा ट्विस्ट भी रहना चाहिए। तो सॉरी, सो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं। कई बार जो कोऑर्डिनेशन है वो इनइफेक्टिव हो सकता है, यानी कि कई बार एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, जब उसे लगता है कि यार मुझे तो नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट को ही पूछा जा रहा है। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, एक दूसरे के अप्रोचेस को ये बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, सबको लगता है कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, लेकिन काम तो देखो सबने ही किया है तो ही हो पाया है। उसके बाद अगर मैं डिविजनल स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करूँ तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जो मेरिट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। एक जो डिविजनल हेड होता है उसको पूरे
प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता चलता है, जितने भी फंक्शंस वहां पे परफॉर्म किए जा रहे हैं उसको पूरी नॉलेज होती है सभी फंक्शंस की, तो पूरे प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट वो बनकर निकल कर आता है। इजीली आप एक्सपेंड कर सकते हो कल को अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आपने एक्सपेंड करना है, एक प्रोडक्ट और ऐड करो, सारे रिसोर्सेज ऐड करो, आप स्टार्ट कर सकते हो। क्विक डिसीजन मेकिंग है क्योंकि डिविजनल हेड है, सारे डिसीजन वही खुद लेगा। अकाउंटेबिलिटी यहाँ सेट करना आसान रहता है कि देखो अगर फंक्शनल में क्या होता है कि अगर मुझे बताना है कि यार इस प्रोडक्ट में गड़बड़ चल रही है, बताओ किसकी गलती है, मार्केटिंग की गलती है, फाइनेंस वाले की गलती है, सेल्स वाले की गलती है, वो एक दूसरे पे टाल देते हैं। बट डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर मुझे पता है कि किसी एक प्रोडक्ट में अगर सही से काम नहीं हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो सीधे मैं जाकर डिविजनल हेड को पकड़ लूंगी कि हाँ भाई क्या हो रहा है फुटवेयर वाले डिवीजन में, काम क्यों नहीं हो रहा है, रेवेन्यू क्यों जनरेट नहीं हो रहा है, तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज्यादा आसान है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स है क्योंकि आपको एक प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी जानकारी मिल रही है, बट इसके कुछ डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स क्या है, वही फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, जब आप एक प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, तो भैया इग्नोरेंस तो किसी को पसंद नहीं आती, तो फिर लड़ाई झगड़ा तो होने वाला है। उसके बाद इंक्रीज इन कॉस्ट क्यों है, इंक्रीज इन कॉस्ट क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहे हैं। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, अपने जो डिविजनल इंटरेस्ट है वो ज्यादा निकल कर आ जाते हैं कि उनको लगता है कि सब हम अपने प्रोडक्ट के लिए ही काम करना है, वो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होता है वो उसको भूल जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन से बनता है। आप देखो, आप अपने स्कूल को देखो जरा, जब आप अपने स्कूल में जाते हो तो आप प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में जाते हो। फॉर्मल मीन्स व्हाट, फॉर्मल मीन्स कि जहां पर आप एक प्रॉपर आपकी यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म में आपको एंटर होना है। बट वहीं पे अगर आप फेयरवेल पार्टी में जाते हो तो बोलते हैं वहां पर भी फॉर्मल क्लोथ्स, बट क्या वहां पे सभी के क्लोथ्स आपको एक जैसे दिख रहे होते हैं? नहीं, सब अपने अपने तरीके से वहां पर रेडी होकर आए हुए होते हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल बेसिकली। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ होता है, जहां पर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो सबके लिए कॉमन है, जिसके लिए सबको यहाँ पर उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन, कि जब आप अपने स्कूल में भी एंटर करते हो तो वहां पर सबके बारे में आपको पता होता है कि देखो ये टीचर्स हैं, ये वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, दैट मीन्स उन लोगों को वो जो पोजीशन मिली हुई है वो उनके ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन करी है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो पूरे तरीके से क्लियर होते हैं। रूल्स और प्रोसीजर होता है, डेलिबरेटली डिजाइन किया है बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर सिर्फ काम पर फोकस किया जाता है और एफर्ट्स आपस में सारे इंटरलिंक्ड और कोऑर्डिनेटेड होते हैं। बट वहीं पे अगर मैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल से ही मिलता है। अब क्या होता है ना, हम सारे टीचर्स जब स्कूल में होते हैं ना तो हम लोग एक दूसरे को यस मैम, ओके मैम, आप कैसे हैं, और इसी तरीके से हम लोगों को बात करना है, यानी कि हमारे जो बिहेवियर है वो भी प्रेडिक्टेड है कि हम बिल्कुल भी अलग तरीके से वहां पे बात नहीं कर सकते, सारा ध्यान हमारा काम पर ही है। बट जब हम वहां पर बैठकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वो जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, हमारे वो जो मूवी देखने का प्लान बन जाता है, कैंटीन में बैठ के जब हम लोग लंच करने के लिए जाते हैं तो वहां पर पूरी गपशप होती है। तो वो लोग हमें कहाँ से मिले हैं, वो लोग हमारे उसी ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं ना। बट उस ऑर्गेनाइजेशन से मिलने के बाद हम बाहर जाकर जो बात कर रहे हैं वो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और सुनो, जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना तो कई बार बात अपने ऑर्गेनाइजेशन की ही करते हैं, जैसे कि बॉस की चुगली करना है ना, या बॉस ने कोई अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट करी हो तो उसकी बुराई करना। तो ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल से ही निकलता है। कोई बातचीत का यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई ग्रुप नॉर्म्स नहीं होते यहाँ पर, मतलब कि जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो यहाँ पे नहीं होते, सिर्फ अपने अपने ग्रुप के रूल्स हैं जैसे हमने खुद बनाए हो। जैसे कि दोस्ती भी अलग अलग तरीके की हो सकती है। स्पॉन्टेनियस है, अचानक से होता है। भाई दोस्ती कोई सोच समझ के थोड़ी की जाती है, तो ये अचानक से स्पॉन्टेनियसली ही ये क्रिएट किया जाता है। बट हाँ, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द सोशल इंट्रैक्शन, यानी कि आपने यहाँ पे कुछ बात करी, उस बातचीत से ही आप पे ये नेटवर्क क्रिएट हुआ है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये जो हम दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, पहले तो इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो सबसे पहले जो डेलीगेशन है उसका जो स्कोप है वो नैरो है, जहां पर एक सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को ही सिर्फ यहाँ पर अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, जहां पर जो भी आपका सुपीरियर है वो अपने लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ अपनी अथॉरिटी को शेयर करता है। तो डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। बट ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
और एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेज हम यहाँ पर यूज करते हैं दैट व्हेन वी डेलीगेट आवर अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2 बट व्हेन वी डिसेंट्रलाइज आवर अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय मेनी। यानी कि जब बहुत सारों का साथ हो तो डिसेंट्रलाइजेशन है, और जब सिर्फ वन ऑन वन चल रहा हो काम तो डेलीगेशन है। अब डेलीगेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड, यानी कि ये हमारे पास एक राइट है कि हम किसी को कमांड कर सकते हैं। और अथॉरिटी हमेशा कैसे फ्लो होती है, टॉप टू बॉटम। एक सुपीरियर के पास अथॉरिटी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड दे सकता है। उसके अलावा जो अथॉरिटी होती है वो आपके जॉब पोजीशन से ही अराइज होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही अराइज होती है। अथॉरिटी हम लोग कई हद तक डेलीगेट कर सकते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड टास्क, की मतलब आपके ऊपर एक ड्यूटी है कि जो काम आपको दिया गया है विद इन द स्कोप ऑफ योर अथॉरिटी आपको वो परफॉर्म करना है, एंड इट अराइजेस फ्रॉम द अथॉरिटी। भाई जैसी अथॉरिटी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एज्यूम करनी ही पड़ती है। अब ये जो अथॉरिटी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉरी, ये कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मींस बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। भाई आपको हमने अथॉरिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, अब क्या किया है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है। आपके पेरेंट्स ने पूरी 12th में आपको फुल अथॉरिटी दी, जहां पढ़ना है पढ़ो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, जो चाहिए वो लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कितने मार्क्स आने चाहिए। अब जिस दिन रिजल्ट आएगा सामने खड़े हो जाओगे कि हाँ जी बताइए अब रिपोर्ट कार्ड में क्या आया है आपके छक्के, तो अकाउंटेबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते, उसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती कि भैया आप अपने दोस्त को साथ में खड़ा करके ये कहना है कि मम्मी पापा इससे पूछो, इसने मुझे पढ़ने नहीं दिए, ये जवाब देगा कि मेरे नंबर कितने आए। जी नहीं, आपके पेरेंट्स आपको ही पकड़ेंगे। जिसके पास अथॉरिटी उसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी की ही अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी भी क्या करती है, बॉटम टू टॉप फ्लो करती है, यानी कि अपवर्ड फ्लो करती है। अब इसे डेलीगेशन की कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर ना आप क्या कर रहे हो, आप अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो कि ताकि वो उस काम को सही तरीके से कर सकें। आपने उनको जो वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड अथॉरिटी उनको वहीं पर दे दी है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको चांस मिल रहा है कि अब वो अपने क्रिएटिव आइडियाज, जो उसके लेटेंट स्किल्स थे वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज का कि देखो जब मैं आपको कोई काम सौंपूंगी, आपके टीचर जब आपको पूरे 60 बच्चों की क्लास है सपोज, उसमें से एक बच्चे को जब मॉनिटर बनाया जाता है ना, तो उसको एक अलग से ही एक मोटिवेशन आता है कि 60 में से अगर मुझे चुना गया, दैट मीन्स जो हमारे सुपीरियर हैं उनको मुझ पर ट्रस्ट होगा, तो मेरी तरफ से ये कमिटमेंट बनता है कि मैं उनके ट्रस्ट को फुलफिल करूं, यानी कि उसको नहीं तोड़ूं। तो मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज। फैसिलिटेट ग्रोथ्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेलीगेशन के साथ हम लोग काम सिखा रहे हैं। अब जैसे कि सपोज करो कि आपके फादर कोई शॉप रन करते हैं, वो आपको क्या करते हैं, वीकली अपनी शॉप पर लेकर जाते हैं और एक दिन के लिए दुकान आपके हाथ में छोड़ देते हैं। तो वीकली वो इस तरीके से आपको एक तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि कल को अगर उन्हें एक नेक्स्ट शॉप खोलनी होगी तो उनको पता है कि बेटा तैयार है, तो ग्रोथ हो गई ना, 1 से 2 शॉप में कन्वर्ट हो गए। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी किसी को डेलीगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश हुआ। अगर सबके पास सेम अथॉरिटी होगी तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का कोई रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं बनेगा। बेटर तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो सकता है, क्योंकि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन बनाने में काम करते हैं, क्योंकि पावर्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर सब कुछ डिफाइन कर दी गई है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, इट डेवलप्स द इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। एक तो होता है कि हमने आपको दुकान की चाबी दी है एक दिन के लिए, लेकिन हम लोग फिर भी आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, कोई भी आप डिसीजन लोगे तो एक बार हमसे डिस्कस जरूर करोगे। बट एक ये है कि हमने पूरी तरीके से दुकान की चाबी आपके हाथ में दे दी है, डिसीजन मेकिंग भी आपके हाथ में है, आप ही को संभालना है सब कुछ काम। हम तो महीने के अंत में आएंगे तो आपसे मिलेंगे, तो पूछेंगे हाँ जी क्या हुआ। तो यहाँ पर अब उस एक महीने में आपके सामने जो भी कह सकते हो कि जो भी आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, आप उसको खुद फेस करोगे, उनके साथ खुद डील करोगे, विच मीन्स कि आप सेल्फ रिलायंट हो जाओगे, आप चैलेंजेस लेने के लायक हो जाओगे। तो आप इनिशिएटिव, यानी कि आप फर्स्ट स्टेप लोगे विद द सेल्फ मोटिवेशन। इट डेवलप्स द मैनेजर टैलेंट फॉर द फ्यूचर। कहीं ना कहीं इस तरीके से अथॉरिटीज को सौंप कर हम ये भी देख रहे होते हैं कि हमें कल को किसी को मैनेजर बनाना है या प्रमोट करना है, तो कौन से ऐसे हमारे एम्प्लॉयज हैं जिनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी संभाल सकते हैं, उनके कंधे मजबूत है, और कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावे के हैं और इनको हम अपना मैनेजर नहीं बना सकते। क्विक डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि जहां पर एक्शन हो रहा है वहीं पे आपको पावर दे दी गई है डिसीजन लेने की, तो क्विकली यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो, पूरे चैनल्स के थ्रू आपको यहाँ पर घूमने की जरूरत नहीं है।
रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, भाई जब पिताजी ने आपके हाथ में दुकान की चाबी दे दी और वो मस्त तीर्थ यात्रा पर निकल गए, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है कि अब वो जो अपना टाइम है वो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर लगा सकते हैं। फैसिलिटेट ग्रोथ यहाँ पर भी है। अगर पिताजी के 2 बच्चे हैं तो भैया यहाँ पर जब चाबी दी जा रही है तो दोनों के बीच में कंपटीशन है कि भाई जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ज्यादा जायदाद सपोज करो उसे ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे कंपटीशन स्पिरिट डेवलप होता है अमंग द एम्प्लॉइज, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिसका फायदा अल्टीमेटली किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। बेटर कंट्रोल आप कर सकते हो क्योंकि आपने पूरी तरीके से अथॉरिटी उनके हाथ में सौंप दी है रिगार्डिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो कि कल को अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आपको किसी और से नहीं पूछना, सिर्फ उस पर्सन से पूछना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया अपना ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं हमारे वो 16 मार्क्स के हैं, फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मिलाकर हमारा 14 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हो कि अभी हमने 30 मार्क्स तक का जो कंटेंट है वो हमने प्रिपेयर कर लिया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज स्टाफिंग। तो बच्चों ऑर्गेनाइजिंग के बाद बारी आती है स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। हम लोगों ने प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से सेट कर लिया, हमने देख लिया कि किस तरीके से प्लान किया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये समझा कि किस तरीके से वो जो काम है उसकी ग्रुपिंग होती है और अथॉरिटीज को डेलीगेट किया जाता है। अब ये सब कुछ कराना किससे है? स्टाफ से। तो स्टाफिंग का मतलब क्या सिर्फ इतना ही होता है, पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब? नहीं, ये तो सिर्फ हम एक समझाने के लिए एक स्टेटमेंट बोल देते हैं कि पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज नोन एज स्टाफिंग। बट स्टाफिंग के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है विच इज नोन एज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहां पर ये बताया गया कि स्टाफिंग फंक्शन के अंदर सिर्फ लोगों को चूज करना या लोगों को रिक्रूटमेंट करना सिर्फ यही काम नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो एक HR मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करता है। स्टाफिंग को यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेपरेट फंक्शन की जगह दी गई है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट इसके लिए डिजाइन किया गया है जिसे हम HR डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो देखते हैं जरा कि ये जो HRM है ये किस तरीके के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। तो देखो बच्चों मेरे साथ फटाफट से कि स्पेशलाइज्ड ड्यूटी ऑफ HRM क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख ही रहे हैं कि रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। सेकंड इज एनालाइजिंग द जॉब्स एंड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जॉब्स को एनालाइज किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है ताकि जॉब डिस्क्रिप्शन बताया जा सके। अगर आपने कभी भी ये जो jobstreet.com है, indeed.com है, अगर आपने इनके अंदर कभी भी देखा हो कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोफाइल बनाकर रखती हैं कि उनको जॉब सीकर्स जो है वो देख सके कि हमारे पास किस चीज की वैकेंसी है, तो वहां पर प्रॉपर्ली जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम आपको सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्या काम करना होगा। तो पूरी तरीके से वो सब चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं एम्प्लॉइज का, डेवलप करते हैं द कॉम्पेंसेशन और इंसेंटिव प्लान्स, यानी कि आपकी जॉब के अकॉर्डिंग आपको कितनी पे मिलनी चाहिए और किस तरीके से आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, वो सारी प्लानिंग ये लोग करते हैं। मेंटेन करते हैं लेबर यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, यानी कि लेबर और यूनियन के बीच में एक जो रिलेशनशिप है उसे मेंटेन करेंगे। हैंडलिंग द ग्रीवियंसेस एंड द कंप्लेंट्स, ये लोग क्या करते हैं, ग्रीवियंसेस को भी हैंडल करते हैं। भाई वर्कर्स हैं, नाराज तो हो ही सकते हैं, तो उनकी नाराजगी को भी दूर करते हैं ये लोग। एंड डिफेंडिंग द कंपनी इन द लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग द लीगल कॉम्प्लिकेशन, अगर कंपनी कभी भी फंसती है किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन में तो ये फरिश्ते बनकर आते हैं और अपनी कंपनी को उस लीगल प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा HRM का, जिसके लिए आपको ये जो कुछ फंक्शंस हैं आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, और वो क्या था हमारा स्टाफिंग। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टाफिंग सिर्फ इतना ही नहीं है कि पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो स्टाफिंग क्या है, तो बच्चों समझते हैं स्टाफिंग की प्रोसेस से कि आखिरकार इस स्टाफिंग फंक्शन के अंदर हमको क्या क्या करना होता है। तो बच्चों आप लोगों के सामने ये स्टाफिंग फंक्शन के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, स्टेप्स दे रखे हैं। एक बात मैं आपको यहाँ से बताकर चलना चाहती हूँ कि ये जो स्टाफिंग प्रोसेस है ये जब भी आपसे पूछी जाएगी तो सिंपल सी बात वही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसका मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैंने नहीं देखा, और मैंने तो खैर अब तक नहीं देखा कि स्टाफिंग का फंक्शन डायरेक्टली इस तरीके से पूछ लिया गया हो। बट हाँ, ये लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक केस स्टडी देते हैं, उसमें फिर से वही बात है कि इन लोगों ने एक आध फंक्शन एक्सप्लेन किया गया होगा, आपको पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना होता है और रेस्ट ऑफ द फंक्शंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने होते हैं। ठीक है, या एक पर्टिकुलर 3-4 उन्होंने स्टेप्स परफॉर्म कर रखे होंगे, वही आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने होंगे, लाइन स्पॉट करनी होगी ज्यादा से ज्यादा, तो इस तरीके से आपको ये पूछ सकते हैं। प्लस इसका जो पहले वाला पॉइंट है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, समटाइम्स उसमें से भी यहाँ पर क्या है कि निकल कर आ सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन के भी आ सकता है सेपरेटली। तो हर एक पॉइंट जो है वो इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, तो वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। आपको सबसे पहले तो यही डिसाइड करना होगा कि आपको कितनी मैन पावर की जरूरत है, जिसके लिए आप दो मेन एनालिसिस करते हो। नाम याद रखना, लिख लो फटाफट से उसके अंदर अपनी कॉपी के अंदर कि क्या है वो दो नाम, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड यानी कि कंधों का बोझ, और वर्कफोर्स यानी कि हमारी टीम। तो वर्कफोर्स तो बताती है कि अवेलेबिलिटी कितनी है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ पर्सनल्स अवेलेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वो वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है। और वर्कलोड एनालिसिस बताता है द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड, यानी कि वर्कलोड रिक्वायरमेंट बताएगा और वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी। अब अगर वर्कलोड ज्यादा है और आपकी अवेलेबिलिटी कम है, यानी कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, तो इसका मतलब क्या है, आप अंडरस्टाफ्ड हो। बट वहीं पर अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है, यानी कि वर्कफोर्स ज्यादा है, वर्कलोड कम है, तो दैट मींस आप ओवरस्टाफ्ड हो। तो हमें चाहिए एक इक्वल सिचुएशन, यानी कि वर्कफोर्स और जो वर्कलोड है वो बराबर होने चाहिए। तो ये ओवरस्टाफ्ड और अंडरस्टाफ्ड को ही हम देखकर आगे का डिसीजन लेते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस की तरह ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि भैया आओ, हमारे यहाँ पर जॉब पोजीशंस वेकेंट है, आप आइए और हमारे यहाँ पर जॉब्स को फिल करिए। तो यहाँ पर इन्विटेशन दिया जाता है कैंडिडेट्स को कि अगर आप सुटेबल हैं हमारी जॉब के लिए तो आइए और आके अप्लाई करिए। ये दो तरीके से किया जा सकता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। थर्ड वन है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे लोग आ गए होंगे, बट आप सबको तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है 100 लोग आ गए हो आपके पास, जरूरत आपको सिर्फ 2 की हो, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है बेस्ट। तो जब भी आप सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑब्जेक्टिव के साथ इसको काम करना होगा कि चूजिंग द बेस्ट अमंग अवेलेबल, जितने भी लोग हैं उसमें से बेस्ट का सिलेक्शन करना, और जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है वो उसकी सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज को मेंटेन करता हो। उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशन, यानी कि जिस जॉब पोजीशन के लिए आपने अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है आप उसे वो जॉब पोजीशन दे देते हैं, सौंप देते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसको पूरा एक राउंड कटवाया जा रहा है, बेसिकली राउंड इन द सेंस ऑफ कि आप उसको फैमिलियराइज करा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के साथ, सुपीरियर सबऑर्डिनेट और उसके कोलीग्स के साथ, और कहाँ उसको बैठ के काम करना है। बेसिकली उसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक कहते हैं ना कि एक इंट्रोडक्शन कराना, वो यहाँ पर चल रहा होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों ही एक लर्निंग प्रोसेस है, पर दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेनिंग होता है आपका लिमिटेड स्किल्स से रिलेटेड, यानी कि जो भी आपकी जॉब से रिलेटेड स्किल्स होते हैं, जब आपको वो चीज सिखाई जा रही है तो दैट इज नोन एज ट्रेनिंग विच इज जॉब ओरिएंटेड। बट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट एक ओवरऑल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर आपके करियर की भी डेवलपमेंट हो सकती है, यानी कि आपके करियर के लिए अच्छी चीज है और ये करियर ओरिएंटेड प्रोसेस मानी जाती है। ट्रेनिंग एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, पर डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। देखो ग्रोथ तो हम कभी नहीं चाहते ना कि हमारी रुक जाए, तो यहाँ पर ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस मानी जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, भाई काम कर दिया है, कैसे किया है उसका इवैल्यूएशन भी तो होना चाहिए। तो जैसे आपको मिलता है ना ईयर एंड के अंदर एक रिपोर्ट कार्ड, जब पेरेंट्स को जाते हो फिर खिंचाई होती है मम्मी पापा से, बस उसी तरीके से हमारे वर्कर्स की बनती है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जिसके बेसिस पर या तो प्रमोशन होगा, डिमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, यानी कि होगी आपकी करियर प्लानिंग। तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होगी उसके बेसिस पर प्रमोशन, करियर प्लानिंग और कॉम्पेंसेशन डिसाइड किया जाएगा। तो कॉम्पेंसेशन जो है वो 2 तरीके से दिया जा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली प्रॉपर आपके कैश की फॉर्म में लाइक योर सैलरी एंड वेजेस, और इनडायरेक्टली मींस इन काइंड, जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपके मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया है, आपको रहने के लिए घर दे दिया है, आपको कैफ फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी है, तो इस तरीके से आपको जो कंपनी है वो कॉम्पेंसेट कर सकती है। आई होप आपको स्टाफिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की तरफ। अब आपको पता चल चुका है कि स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, तो अब आप उसकी इंपॉर्टेंस को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के अंदर सबसे पहली चीज अगर आप देखो तो इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ मोस्ट सुटेबल पर्सन, मतलब कि ये इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि जो हमारे कंपनी के लिए सुटेबल है, जो कॉम्पिटेंट पर्सनल है, बेसिकली हमें उनको ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप कॉम्पिटेंट पर्सनल सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप राइट जॉब पे राइट पर्सन को प्लेस करेंगे, तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो ऑब्वियसली जो कंपनी है उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और इससे कंपनी प्लस एम्प्लॉय देखो दोनों का ही भला होने वाला है। इंप्रूव
improves the job satisfaction। अब मुझे जो काम करना पसंद है, अगर वही काम मुझे सौंपा जा रहा है, जिस चीज के मेरे स्किल्स है वही काम मुझे करने के लिए दिया जा रहा है, तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगी अपनी जॉब से। उसके अलावा इट इंश्योर्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। भाई स्किल से मैच करते हुए अगर आपने वर्क असाइन किया होगा तो ऑब्वियसली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी। अब वो कहते हैं ना, नाश ना जाने आंगन टेढ़ा टाइप एक कहावत है हमारी, तो वो क्या कहते हैं कि जो काम तुम्हें करना ही नहीं आता तो उस काम में तो तुम वेस्टेज कर डालोगे ना, बट मुझे पता है कि कौन सी चीज कैसे होनी है तो मैं वेस्टेज नहीं करूंगी। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखते हैं ना अंडर स्टाफिंग, ओवर स्टाफिंग, तो उससे क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट ओवर स्टाफ्ड होता है वहां से एम्प्लॉयज को शिफ्ट किया जाता है उस डिपार्टमेंट में जो अंडर स्टाफ्ड होते हैं। तो प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारे ना स्टाफिंग के कुछ एलिमेंट्स है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है हमारे पास रिक्रूटमेंट, दूसरा है हमारे पास सिलेक्शन और तीसरा है हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं रिक्रूटमेंट से स्टार्ट करती हूँ। तो रिक्रूटमेंट तो हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। अब रिक्रूटमेंट 2 तरीके से है, देखो, एक तरफ है इंटरनल सोर्स और दूसरी तरफ है एक्सटर्नल सोर्स। एंड एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर अगर इंटरनल सोर्स की मैं बात कर रही हूँ तो लोग आ रहे हैं इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, और एक्सटर्नल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो हम बाहर वाले लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो कि अब तुम बड़े होने लगे हो भाई, 12th में आ चुके हो, आज से 6-7 साल बाद तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी चिंता होने लगेगी कि चलो बच्चे के हाथ पीले कर देते हैं। तो अब यहाँ पर अगर लड़की को ढूंढना है या लड़के को ढूंढना है तो भैया 2 रास्ते हैं, या तो हमारी फैमिली में से ही कोई हमें सजेशन दे देता है और वहां से रिकमेंडेशन आती है, या फिर कोई हम अदर ही सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 रास्ते हैं हमारे पास इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एम्प्लॉयज को इन्वाइट करने के। तो इंटरनली 2 तरीके हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। कि भाई सपोज करो हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जहां पे ज्यादा लोग काम करें, तो लेट्स ट्रांसफर द एम्प्लॉय टू द अनदर डिपार्टमेंट। तो ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। मतलब यहाँ पे सेम लेवल पर शिफ्टिंग हो रही है, जहां पर आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा आपके जॉब रोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, पे चेंज नहीं हो रही है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन। बट प्रमोशन क्या है? एक वर्टिकल शिफ्टिंग है फ्रॉम दी बॉटम टू दी टॉप, यानी कि जहां पर आपको एक लोअर लेवल से हायर लेवल पर शिफ्ट किया जा रहा है। ऑब्वियसली जब आप हायर लेवल पे शिफ्ट कर रहे हो तो देयर विल बी अ चेंज इन योर पे, योर स्टेटस, योर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और it will also create the positive psychological impact because it will lead to the chain of promotions। कि सपोज करो मुझे अगर हायर लेवल पे प्रमोट कर दिया गया तो मेरी जो पोजीशन होगी वो वैकेंट हो गई। अब मेरे से जो लोअर लेवल पे पर्सन काम करते होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा मेरे जॉब पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सीरीज या चेन ऑफ प्रमोशंस आते हैं तो लोग मोटिवेट होते हैं। बट इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो एक्चुअली क्या हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के जो मैरिट डिमेरिट है ना बच्चे, वो थोड़े से इंटरचेंज हो गए हैं। तो टेक्निकल एरर है भैया, हो सकते हैं, इंसान है, गलतियों के बना हुआ होता है, इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है और समटाइम्स गलती कर बैठता है। तो जैसे आप लोग कर देते हैं गलती, थोड़ी सी गलती हम लोगों से भी हो जाती है। तो बच्चे ये इंटरनल सोर्स के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उन्हें हम लोग पढ़ेंगे किधर, एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए। और जो एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए एडवांटेज डिसएडवांटेज दे रखी है वो हमारे इंटरनल की है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? चलो, तो इंटरनल के लिए अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो भैया एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। क्यों मोटिवेट करता है? कि भैया उनके चांसेस है कि उनको भी ग्रो करने का मौका मिलेगा। सिंपल और चीपर सोर्स है, क्योंकि जिन लोगों को हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, हम लोगों को पहले से जानते हैं, कोई एक्स्ट्रा हमें कॉस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगी। टूल ऑफ ट्रेनिंग है। कई बार क्या होता है, हमें किसी को अपर लेवल पे अगर शिफ्ट करना होता है तो ट्रांसफर कर करके हम उसको सिखा रहे होते हैं। ठीक है, और ट्रांसफर से एक प्रॉब्लम और भी सॉल्व होती है कि जहां पर सरप्लस स्टाफ है वहां से हम उसको वहां शिफ्ट करेंगे जहां पे अंडर स्टाफिंग चल रही है। ठीक, अच्छा, अब डिमेरिट क्या है? फ्रेश टैलेंट आने के चांसेस नहीं है, वही लोग हैं जो पहले से काम कर रहे थे। तो एक जो होता है ना कि द इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, ये नहीं आ पा रहा है। उसके बाद इट मेक्स द एम्प्लॉयज लेथार्जिक। जब मुझे पता है कि भैया हम ही हैं सारे जिनमें से किसी ना किसी का प्रमोशन होने वाला है, तो हम लोग थोड़े लेजी हो जाते हैं, थोड़े वो हो जाते हैं कि ठीक है यार, जैसा काम कर रहे हैं करते रहो, प्रमोट तो हमने ही होना है ना। सो इट हैम्पर्स द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। अब वो कहते हैं एक ही थाली के सारे चट्टे बट्टे एक साथ बैठ गए हैं तो कंपटीशन का कोई स्पिरिट ही नहीं है, सबको पता है कि सारे एक जैसे सही हैं। ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंट ट्रांसफर रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी। अब भाई तुमने मुझे एक डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया, मैं भी काम सीख ही रही थी, तुमने मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, तो ऐसे फ्रीक्वेंट ट्रांसफर की वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्ट करेगी। ये हमने पढ़े हैं मैरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। ठीक है,
अब एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं जिससे हम बाहर से कैंडिडेट को इनवाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जहां पर आप लोग क्या करते हो, अपने कभी देखा होगा लोकल एरिया के अंदर की दुकानों के बाहर लिखा होता है आवश्यकता है हेल्परों की, मतलब अपनी दुकान के बाहर एक नोटिस बोर्ड टाइप को लगा देते हैं जब उनके पास एकदम से रश ऑफ वर्क हो या फिर उनके परमानेंट एम्प्लॉयज उन्हें नहीं दिख रहे हैं। तो उस टाइम पे कई बार हो सकता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का यूज कर दिया जाता है, बट ये जनरली अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए ही आप ये काम कर सकते हो। आप अपने दुकान के बाहर ये नहीं लिखेंगे आवश्यकता है चार्टेड अकाउंटेंट की, कर दो बस उसके लिए भी ऐसी काम तुम, ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरली सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स के लिए होता है, जहां पर आपको याद क्या रखना है कि आपका जो काम की प्लेस है यानी कि जो आपकी ऑफिस प्रेमिसेस है उसके बाहर ही एक नोटिस बोर्ड लगा होता है जिसपे एडवर्टाइजमेंट और जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है। कैजुअल कॉलर्स यानी कि कॉल करके बुलाए जाते हैं। कौन कि सपोज करो हमने पहले कभी कोई एडवर्टाइजमेंट कराया होगा और उसमें हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, बट वही बात है सिलेक्ट तो कुछ ही लोग होंगे, तो हमने वो डेटाबेस मेंटेन कर रखा है। क्या मेंटेन कर रखा है? डेटाबेस। किसका? ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स मतलब जिन लोगों को हमने उस टाइम पे सिलेक्ट नहीं किया, उनका पूरा डेटाबेस हमारे पास मेंटेन्ड है। तो जब भी हमारे पास काम की भीड़ होगी तो उस टाइम पे हम लोग उनको कॉल करके इनवाइट कर लेंगे कि हाँ जी हमारे पास अब यहाँ पे आपके लिए रास्ता खाली है, आ जाइए। उसके बाद एडवर्टीजमेंट तो हम लोग सभी जानते हैं, ये न्यूज़पेपर में भी हो सकती है, टेलीविजन पे भी हो सकती है और इंटरनेट तो है ही हमारा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये कुछ एजेंसीज होती हैं जो जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर को मिलाने का काम करती हैं, जहां पर दोनों अपने अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अपने फॉर्म के अंदर फिल करके रखते हैं और इन लोगों का काम होता है मैच करने का। ये जनरली गवर्नमेंट एजेंसीज होती है यानी कि गवर्नमेंट इसको चलाती है। प्लेसमेंट एजेंसी का सेम काम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा ही, बट ये प्लेसमेंट एजेंसी कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो फी चार्ज करती है इन सभी काम को करने के लिए। यहाँ पे जनरली अगर आप देखें तो जो लेवल ऑफ जॉब्स है वो मिडिल लेवल तक हो सकता है, मतलब मिडिल लेवल और लोअर लेवल तक की जॉब्स आपको यहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद इसी के साथ ना मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी होते हैं जहां पर जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस कहाँ पढ़ा है आपने? जब भी कॉलेजेस की बात होती है तो सुनते हैं ना कैंपस, तो बिल्कुल ये वैसा ही है। कैंपस से याद करो कॉलेज, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस के साथ क्या करते हैं, टाई अप करके रखते हैं, वहां पे प्लेसमेंट ड्राइव्स चलाते हैं और जो उनके अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है और वहीं से उन बच्चों को सिलेक्ट करके ये ले जाते हैं अपनी कंपनीज के अंदर। उसके बाद आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। सुना है ना कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर कि ठेकेदार होता है अपनी पूरी लेबर लेकर आता है और अगर ठेकेदार से बात खराब हो गई तो अपनी लेबर को वापस ले जाता है। तो बिल्कुल लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमारा यही होता है। उसके अलावा वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है ये जो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम सुने होंगे, jobstreet.com, monster.com पुरानी चलती थी, naukri.com, shine.com। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि हम लोग जो प्रोवाइडर हैं, जॉब प्रोवाइडर और जॉब सीकर्स, दोनों अपने अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फिलअप करके रखते हैं और जहां मैच होती है एक दूसरे के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैं ऑलरेडी कहीं काम कर रही थी, मैंने देखा कि एक जगह खाली है। अब मेरी एक दोस्त जो 2 दिन से रो रही थी कि उसको काम नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा कि शायद ये सुटेबल है उस जॉब के लिए, तो मैंने अपनी कंपनी के अंदर जाके कहा अपने एचआर मैनेजर से कि जी मेरी एक दोस्त है, उसको ये काम करना आता है, आप चाहें तो उसको अपने यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने रिकमेंडेशन दे दिया, लेकिन किसी बाहर वाले पर्सन के लिए ही। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप आपको सारे सोर्स समझ आ चुके होंगे। अब आते हैं इसके मैरिट डिमेरिट पे। अगेन बच्चे जो इंटरनल के ऊपर लिखे हैं वो एक्सटर्नल के मैरिट डिमेरिट है। तो पहला मेरिट तो यही कि अट्रैक्ट्स द क्वालिफाइड पर्सनल, ये क्वालिफाइड पर्सनल्स को अट्रैक्ट करते हैं, वाइडर चॉइस मिलती है हमें यहाँ पर, फ्रेश टैलेंट आने का चांस है और इट इंस्टिल्स द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब एक राज की बात बताऊं, जो डिमेरिट इंटरनल के है ना वही मेरिट तो एक्सटर्नल के हैं, कि वहां वो डिमेरिट था तभी तो हमने एक्सटर्नल सोर्स लेकर आए हम, ताकि हमें वो जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पर खत्म कर सकें। अब डिमेरिट्स क्या होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के, कि अब तुम मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ यार पिछले 10 साल से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि मेरा प्रमोशन होगा, और तुम इतने चतुर चालाक हो, तुम्हें सस्ते में कोई बाहर का बंदा मिल गया और तुमने मेरे को प्रमोट ना करके उसे अपॉइंट कर दिया, उसको हायर लेवल पे बिठा के बैठा दिया, तो मैं डिससेटिस्फाइड होंगी ना। उसके बाद लेंदी प्रोसेस है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, अभी बताऊंगी कैसे करते हैं। तो कॉस्टली भी होता है क्योंकि पैसा लगेगा भाई, रिक्रूटमेंट कराओगे, एडवर्टाइजमेंट दोगे न्यूज़पेपर में, पर वर्ड के हिसाब से पैसा लगता है, तो टाइम भी जाएगा और मनी भी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ हो गए इसके डिसएडवांटेज। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं सेकंड एलिमेंट की तरफ, विच इज नोन एज
सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के अंदर ना हम लोगों को एक प्रॉपर एक प्रोसेस पढ़ना है। तो उस प्रोसेस के अंदर पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब याद करो, जैसे घर में कभी देखा होगा मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे जैसे शादी.com वगैरह होता है, मैच मेकिंग हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि पहले वो जो प्रोफाइल होती है उसको स्क्रीन किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि यार अच्छा मुझे तो चाहिए एक ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट जॉब वाला हो। तो ये जो जितने भी प्राइवेट जॉब्स वाले ने, हटाओ हटाओ इन्हें, सही नहीं लग रही है ना। तो ऐसे ही जब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आती है ना, तो उस एप्लीकेशंस को पहले फर्स्ट स्कैन होता है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसके अंदर जो भी अनफिट और अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। कि जैसे हमने तो रखा था कि एमबीए क्वालिफाइड होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन जो फ्रेशर्स होंगे, उन्होंने भी अप्लाई कर रखा होगा, तो हम उनकी एप्लीकेशन को साइड कर देंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढी होंगी उनका होगा सिलेक्शन टेस्ट। सो हम लोग सिलेक्शन टेस्ट में हम लोग करेंगे पिटाई by taking the 5 steps: personality test, intelligence test, trait test, aptitude test and interest test. Personality test checks the emotions, value system, moral values, maturity level of an employee, कि मतलब आपके सामने जब कोई सिचुएशन आती है तो आप उसमें कैसे बिहेव करते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट आपका चेक करता है द IQ लेवल, कि आप एबिलिटी है आपके अंदर डिसीजन लेने की या नहीं है, उस चीज को चेक किया जाता है। ट्रेड टेस्ट आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करता है कि आपने जिस फील्ड में आप हो आपको उसकी कितनी नॉलेज है, यानी कि आपका जो एरिया ऑफ प्रोफिशिएंसी है वो कैसा है। उसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करता है द पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, कि आप कितनी जल्दी नई नई चीजों को सीख जाते हैं। और लास्ट में इंटरेस्ट टेस्ट, कि आप कितने फैसिनेट हो अपनी इस जॉब के लिए, क्या इन्वॉल्वमेंट है आपका इस जॉब के अंदर, वो सारी चीजें इसके अंदर चेक की जाती हैं। उसके बाद अगर आपने टेस्ट को क्लियर कर लिया तो अब आपका होगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जिसके अंदर इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होगी बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। इस बातचीत के बाद अगर आप इसको भी क्लियर कर देते हैं तो रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होगा, यानी कि यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। आपने कहा कि आपने फलाना कंपनी में काम किया है, तो हम आपसे कुछ मांगेंगे डिटेल्स, ताकि हम आपका प्रॉपर एक बैकग्राउंड चेक कर सके। अगर आपने ये सभी हर्डल्स को क्लियर कर लिया तो हम ले लेंगे फिर यहाँ पर सिलेक्शन डिसीजन, जहाँ पे जो भी बेस्ट होगा कैंडिडेट उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, ताकि ये चेक किया जा सके कि जो पर्सन है वो मेडिकली फिट है या नहीं। और मेडिकली फिट हो जाने के बाद हम आपको जॉब ऑफर कर देंगे, यानी कि एक जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है बेसिकली जॉब लेटर, वो हम आपको दे देंगे। और जिस दिन आपको ज्वाइनिंग करनी होगी उस दिन हम यहाँ पर वो जॉब ऑफर के अंदर ही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि किस दिन आपको ज्वाइनिंग करनी है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है। उसके बाद बनेगा एक एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द कैंडिडेट सिलेक्टेड, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर सारी चीजें लिखी होंगी, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, और आप भी इस कंपनी के अंदर कैसे काम करोगे, सिक लीव्स कैसे ले सकते हो आप, और क्या आपका जॉब रोल है, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। ठीक है, तो समझ आ चुका होगा यहाँ तक। सिलेक्शन प्रोसेस भी ऐसी ही होती है कि वो कहते हैं कि लास्ट के 3 स्टेप लिख दो, लास्ट के 4 स्टेप लिख दो, या ऐसा भी एक PYQ के अंदर आया है कि उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के बीच के स्टेप्स आपको लिखने, तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट भी हुआ कंप्लीट। अब जो बच्चा थर्ड एलिमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिल्कुल कर लेना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्वेश्चन ना हर साल पूछा जा रहा है, तो मीनिंग तो हमें क्लियर है, डिफरेंस भी आया तो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको जब मीनिंग में बताया ना, तो सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया, मैंने टाइम पीरियड बताया कि जो ट्रेनिंग होता है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो ट्रेनिंग है वो आपका जॉब ओरिएंटेड होता है, डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड होता है, तो इस तरीके से आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। अब ट्रेनिंग के ना 2 मेथड होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब काम करते करते सीख रहे हो, ऑफ द जॉब मतलब काम करने से पहले सीख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन द जॉब मेथड के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास 4 मेथड है जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ध्यान रखना, कुछ बातें बताऊंगी। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेनर होता है जिसकी गाइडेंस के अंदर जो ट्रेनी होता है वो काम को सीखता है। जैसे कि घर में आने वाला इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर कभी अकेले नहीं आता, उसके साथ कोई भी एक जूनियर जो असिस्टेंट होता है वो उसका जरूर आता है। जो मेन काम नहीं करता वो छोटे छोटे से काम करता है, मेन काम जो लीडर होता है, जो ट्रेनर होता है वही करता है, लेकिन वो सीख रहा है, यानी कि वो किसी की गाइडेंस के अंदर वर्क कर रहा है। ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर जहां पर भी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि कोई एक ऐसी मशीन है जिसको पहले यूज करने से पहले सीख लेना चाहिए, तो पहले आपको अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस ले जाया जाता है और वहां पर पहले आपको पूरी उस मशीन को चलाना सिखाया जाता है ऑन द डमी मशीन। और जब आप एक्सेल हो जाते हो, उसको चलाना सीख जाते हो, तो आपको फिर जॉब जो एक्चुअल वर्क प्लेस है वहां पर आपको लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या है? एक जॉइंट प्रोग्राम है जहां पर जो भी आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाती है।
जैसे कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है, पहले वो अपने थ्योरी एग्जाम क्लियर करता है, लेकिन वो फिर आर्टिकलशिप भी करता है। एक डॉक्टर है, वो पहले अपने कुछ थ्योरी एग्जाम्स क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद उनकी इंटर्नशिप होती है। तो कहीं न कहीं ये भी जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, ये हमारे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का पार्ट है। इंडक्शन ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जहाँ पर ये कुछ घंटों की भी हो सकती है, कुछ दिन की भी हो सकती है, जहाँ पर आपको बेसिकली फैमिलियराइज़ किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि आप नए-नए आपने जॉइन किया है, तो आपको काम सिखाया जा रहा है, ठीक है? तो ये भी आपको हो गया क्लियर। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला भी है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के एम्प्लॉइज को और ऑर्गेनाइजेशन को। क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि एम्प्लॉइज के पूछे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के। तो एम्प्लॉइज को क्या फायदा होता है, उनके लिए बेटर करियर अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो ट्रेंड होंगे तो हर जगह पर उनको इनवाइट किया जाएगा। एक अनट्रेन्ड पर्सन को तो प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी ना, ट्रेन्ड पर्सन को ही दी जाती है। बेटर अर्निंग, अगर आप सीखे हुए हैं तो आपकी अर्निंग्स ऑब्वियसली अच्छी रहेगी क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। सीखा हुआ व्यक्ति स्पेशलाइजेशन लेकर आएगा और एफिशिएंसी अपने आप आ जाएगी। ये हमारे एम्प्लॉइज के मोराल को इंक्रीज करता है, उनको सेटिस्फाइड रखता है, क्योंकि जब हम काम नहीं करना आता तब हम उस काम को करने से बचते हैं, बट जब हमें सिखा दिया जाता है तो फिर हम सेटिस्फाइड रहते हैं। और एक सीखे हुए व्यक्ति का जो लर्निंग टाइम है वो भी उसको कम लगता है। अब यही बेनिफिट्स अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी। एक अनट्रेन्ड पर्सन है, रिसोर्स को वेस्ट करेगा, लेकिन ट्रेन्ड पर्सन ऐसा नहीं करेगा। प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज रहेगी क्योंकि वो सीखा हुआ है। आप फ्यूचर मैनेजर्स भी इनमें से ढूंढ सकते हो, और लोग मोटिवेटेड रहेंगे, एब्सेंट नहीं होंगे क्योंकि उनको काम करना आता है, आप उनकी हेल्प कर रहे हो। और साथ साथ कि इन्वायरमेंट में जो बदलाव आ रहे हैं उसके साथ वो भी खुद को अडेप्ट कर पाएगा। तो ये हमने जितना भी पढ़ा स्टाफिंग के अंदर, दिस वाज ऑल अबाउट स्टाफिंग। और बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं। मतलब मुझे लगता है स्टाफिंग तो ऑर्गेनाइजिंग से भी ज्यादा इजी है ना। तो हमने अब स्टाफिंग कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फंक्शन विच इज डायरेक्टिंग। सो बच्चों, नेक्स्ट अब हमें जो करना है वो है डायरेक्टिंग। अब यहाँ पर हमने भैया स्टाफ भी रख लिया, बट स्टाफ तो तभी काम करेगा ना जब उनको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, जब उनको कमांड्स मिलेंगी, जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जब हम उनको मोटिवेट करेंगे और जब हम उनको इन्फ्लुएंस करेंगे कि भैया ये काम है, आपको करना है। सो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से ही स्टार्ट होते हैं एक्शंस। अब तक तो सिर्फ हमारा प्लानिंग वर्क चल रहा था, प्लानिंग वर्क हुआ, अरेंजमेंट हुआ, लोगों को रखा, बट अब यहाँ पर हमको काम शुरू करना है। सो डायरेक्टिंग लेकर आता है हमारे सामने एक्शन की बात। तो देखते हैं कि आखिरकार डायरेक्टिंग का फंक्शन क्या कहता है विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो यहाँ पर डायरेक्टिंग के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1 इज इट इनिशिएट्स एक्शन, नंबर 2 कंटिन्यूअस प्रोसेस, नंबर 3 फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड नंबर 4 टेक प्लेस एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर मैं बात करूँ इनिशिएट एक्शन की, तो मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टिंग ही वो ऐसा फंक्शन है जहां पर एक्शन स्टार्ट होता है। हम ऐसे कहते हैं इसको कि जहां पर बाकी सारे फंक्शन सिर्फ एक स्टेज को रेडी कर रहे हैं। जैसे कि एक डांस परफॉर्मेंस अगर होने वाली है तो आपको पूरा स्टेज पहले रेडी करना होता है, लेकिन एक परफॉर्मर तभी स्टार्ट करता है अपनी परफॉर्मेंस जब उसको म्यूजिक सुनाई देता है, यानी कि वहां से आता है एक्शन। एक एक्टर कब स्टार्ट करता है एक्टिंग करना? जब कहते हैं ना रोल्स, कैमरा, एक्शन। तो जैसे ही एक्शन आता है वैसे ही तो काम होना शुरू होता है। तो डायरेक्टिंग का फंक्शन ही हमारे यहाँ पर एक्शंस को इनिशिएट करता है। नंबर 2, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, लोग आपके यहाँ पर हैं, तो आपको उनको डायरेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग एक नेवर एंडिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। नंबर 3, ये फ्लो करता है टॉप टू बॉटम। ऑब्वियस सी बात है कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ही डायरेक्ट कर सकता है। इट टेक्स प्लेस एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हर लेवल पे आपको डायरेक्टिंग की जरूरत है। जैसे कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करते हैं, तो वहीं पे मिडिल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ही हम लोगों को पढ़नी होगी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, जहां पर आपको एक फंक्शन, एक पॉइंट तो बिल्कुल सेम दिखेगा, इनिशिएट एक्शन। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ उसको, आप एज इट इज वो वहां पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंस अगर मैं देखूं तो इट इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉइज एफर्ट। देखो हमें क्या करना है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं ना, बट हमारा काम यह है एज अ लीडर, एज अ बॉस, हमारा काम ये है कि हम सभी एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को एक साथ लेकर आए और उनको इंटीग्रेट करें टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट ब्रिंग्स अ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली हमें क्या करना है एज अ डायरेक्टर, भैया एक मूवी का जो डायरेक्टर होता है उसको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उस मूवी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अगर सारे एक्टर्स आपस में लड़ने शुरू हो गए तो बन गई मूवी, अलग ही मूवी चलेगी फिर वो बिहाइंड द कैमरास। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी और बैलेंस को मेंटेन रखना है।
इनिशिएट एक्शन आपका वही वाला पॉइंट हो गया, इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब यहाँ पे डायरेक्टिंग में आप ऐसी चीजें देखोगे कि जहां पर आपको मोटिवेट किया जाएगा, काम क्यों करना है आपको प्रमोशन चाहिए, काम करना पड़ेगा, आपको इंसेंटिव्स चाहिए, आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आपको मोटिवेट करेंगे कि क्यों आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द चेंजेस। क्या होता है ना कि कभी भी जब नई चीज हमारे सामने आती है तो हमेशा रेसिस्ट करते हैं कि नहीं जी हम तो ये नहीं करने वाले। अब यहाँ पर आपके डायरेक्टर का यानी कि आपके लीडर का ये रोल आता है कि आपको समझाया जाए कि क्यों ये चेंज आपके लिए जरूरी है, क्यों आपको ऐसा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हेल्प की जाती है। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा एलिमेंट है, फिर उसी के हो सकता है आपसे फीचर्स पूछे हो या उसी की इंपॉर्टेंस पूछी हो। तो सबसे पहले सुपरविजन, हालांकि सुपरविजन हमारे कोर्स में नहीं है, बस एक मीनिंग के लिए आप लोग इसको समझ लीजिए कि सुपरविजन का सिर्फ इतना मतलब होता है ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। ओवरसीइंग, सुपरविजन यानी कि ऊपर देखना, ठीक है ना। तो ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज। मोटिवेशन, मैं यहाँ पर अब मोटिवेशन के लिए वर्ड यूज करूंगी, स्टिमुलेट्स द पीपल। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेट द पीपल टू एक्ट इन द डिजायर्ड मैनर, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा आप काम करें, इसके लिए हमें आपको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। एक और लैंग्वेज बोलूं, पिन मारनी पड़ेगी कि भाई तुम बैठे हो ना आराम से, नहीं देखो पिन मारो कि तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आए और तुम्हारी वो एनर्जी अपने आप उस चीज की तरफ भागे जो चीज तुम्हें चाहिए। तो यहाँ पे लोगों को कई बार स्टेटस दिखाया जाता है, कई बार कुछ और अदर बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं जिससे मोटिवेट होकर, स्टिमुलेट होकर आप काम करना शुरू कर देते हैं। कम्युनिकेशन, भाई देखो बिना बातचीत के तो कोई बात नहीं होती है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर हमें किसी को मोटिवेट भी करना है तो हो सकता है उसके अंदर भी हमें कम्युनिकेशन की जरूरत हो। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, इंफॉर्मेशन। उसके बाद लीडरशिप, लीडरशिप के अंदर मैं कहूंगी इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, कि हमें यहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। हम आपको यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, जैसे मोटिवेशन में तो हम आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे, है ना, लेकिन लीडरशिप के अंदर हम आपको कुछ नहीं देने वाले, हम सिर्फ आपके बिहेवियर के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएंगे जिससे अपने आप ही हम जैसा कह रहे हैं वैसे हमारे पीछे पीछे चलना शुरू कर दोगे। देखते हो ना इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स, फॉलोवर्स वर्ड क्यों है वो, कि आप उन लोगों को देखकर फॉलो कर रहे हो, कि कई बार हम जो जैसे वो लोग कर रहे होते हैं उस चीज को क्या करते हैं, खुद भी करने की कोशिश करते हैं। बट सारे इन्फ्लुएंसर को से इन्फ्लुएंस मत होना, सब लोगों की बातें नहीं माननी होती है ना, पता चल ही रहा होगा। तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद पहले एलिमेंट की तरफ मैं चलूं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के अंदर हमें 3 चीजों को यहाँ पे कवर अप करना है, मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, फीचर्स और उसके साथ साथ मीन्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। तो पहले मैं फीचर समझा देती हूँ आपको। सबसे पहले मोटिवेशन देखो इंटरनल फीलिंग है। अगर मैं बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि यार नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे सामने 1 करोड़ रुपए भी रख दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट वहीं पे अगर मुझे उस चीज की डिजायर होगी, अर्ज होगी, तो मैं मोटिवेट होंगी। सो इट इज प्योरली एन इंटरनल फीलिंग। इट प्रोड्यूसेस द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगर आपके अंदर वो इंटरनल फीलिंग जनरेट हो रही है किसी भी एक चीज को हासिल करने की, यानी कि वो आपका गोल बन गया, अब आपको वो चाहिए तो आपकी सारी एक्टिविटीज उसी तरफ जाएंगी। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहने से हमारा मतलब ये है कि जब आपको दिख गया कि अच्छा आपको चाहिए कि आपको प्रमोशन चाहिए, सॉरी, मतलब कि जैसे आपको दिख गया कि आपको प्रमोशन चाहिए, तो अब आपकी सारी जो एनर्जी है ना वो उस गोल को हासिल करने की तरफ बढ़ जाएगी कि हमें तो प्रमोशन चाहिए। नेक्स्ट, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, भैया दोनों तरीके से हो सकता है। देखो घर वाले क्या होते हैं, कई बार प्यार से समझाते हैं कि बच्चे समझ जाए, मोटिवेट हो जाए, कई बार मार से भी समझाते हैं, है ना, तो दोनों तरीके हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉजिटिवली मोटिवेट किया जाता है, प्रमोशंस दिखाकर, स्टेटस दिखाकर, मनी दिखाकर, और वहीं पे नेगेटिवली भी आपको मोटिवेट किया जाता है, काम नहीं करोगे निकाल दिए जाओगे, सैलरी कट जाएगी, डराया धमकाया भी जाता है कई बार, तो नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। एंड इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। भैया इंसानों को समझना, ह्यूमन बींग्स को समझना ना बहुत मुश्किल है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, किसी को पैसा मोटिवेट करता है तो किसी को पैसा मोटिवेट नहीं करता है। अब एज अ लीडर हमें ये समझना होता है कि हमें इसको किस तरीके से मोटिवेट करना है। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो हेट्रोजेनियस इन देयर नेचर है, ठीक है। अब उसके बाद मैस्लो की थ्योरी क्या कहती है इसी चीज़ के बारे में, कि हमारे जो अब्राहम मैस्लो थे उन्होंने हमारे लिए एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इवॉल्व की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति की जो नीड होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो 5 लेवल्स में देखने को मिलती है, फ्रॉम द बेसिक टू द हायर लेवल ऑफ नीड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली नीड मानी जाती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। अब यहाँ बच्चा गलती करता है, इसको साइकोलॉजिकल नीड्स लिख के आ जाता है, फिजियोलॉजिकल नीड है। एंड ये बहुत ही बेसिक नीड होती है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए भैया, पैसा।
आप जब जॉब्स देख रहे होते हो ना, उसके एडवर्टाइजमेंट भी अगर हम देखते हैं तो पहले नीचे देखते हैं कि सैलरी पैकेज क्या है। तो ये सबसे पहली नीड होती है, बाकी सारी चीजें तो बाद में आती हैं। जब ये नीड सेटिस्फाइड होती है तो हम सेकंड लेवल ऑफ नीड पे आते हैं, विच इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। भाई पैसा तो अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन जॉब सिक्योर है या नहीं है? एक कंपनी 1 लाख रुपए दे रही है, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं, कभी भी तुम्हें लात मार के भगाया जा सकता है। एक कंपनी ऐसी है जो थोड़ा 80,000 रुपए दे रही है, कम पैसा दे रही है, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी तुम्हें देती है। तो जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो सब चीजें चाहिए होती है हमें। नेक्स्ट, एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड, यानी कि जिस जगह पर आप काम करते हो, आप 6 से 7 घंटे किसी जगह पर काम करते हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी डेवलप होने चाहिए, एक अपनेपन का एहसास होना चाहिए। तो यहाँ पे लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप्स, इन सब चीजों के बारे में बात होती है। फिर आती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड कहीं ना कहीं आपके रिकॉग्निशन ऑफ वर्क या जॉब के लिए होता है, कि जहां पर आप जब काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके काम को पहचान मिले, आप स्टेटस के बारे में यहाँ पर सोचते हो। तो एस्टीम नीड के अंदर आपको चाहिए रिकॉग्निशन। उसके बाद आता है द हायर लेवल ऑफ नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहां पर आप अपने गोल्स के फुलफिलमेंट के बारे में बात करते हो, कि आप जहां तक पहुंचना चाहते थे वहां पर आप पहुंच रहे हो, या जो आपकी डिजायर्स थी वहां किसी भी एक कंपनी के अंदर वो आपकी फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हमारे पास मीन्स ऑफ मोटिवेशन। और भैया लिख लो, 90% चांस है कि इसकी केस स्टडी आपके पास क्वेश्चन में आ सकती है, पेपर में, बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, लिख लो इस बात को। तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन बेसिकली 2 तरीके के हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब पैसा, कि यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी चीजें देंगे जिसमें आपको पैसा मिलेगा प्योरली। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऐसे होंगे जहां पर हम आपको पैसा दिखाकर मोटिवेट नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर आप मोटिवेट हो सकते हो। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करूं तो पहला है पे एंड अलाउंसेस। भाई सबसे पहली चीज हमें क्या मोटिवेट करिए, उस कंपनी में मिलने वाली सैलरी और अदर बेनिफिट्स जो भी उसके साथ जुड़े होते हैं। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, ऐसा काम वैसा दाम, फिर से वही वाली बात कि हायर द प्रोडक्टिविटी हायर विल बी द वेजेस। बोनस, यानी कि आपको आपकी सैलरी या वेजेस के ऊपर जो भी मिलता है, ओवर एंड अबव योर वेजेस और सैलरी, आपको जो भी मिल रहा है वो आपका बोनस है। प्रॉफिट शेयरिंग, अब देखो क्या होता है, कई बार एम्प्लॉइज की टेंडेंसी होती है, वो ये लोग ये सोचते हैं कि यार हम तो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, कंपनी का बढ़ रहा है, हमें तो उतना ही पैसा मिल रहा है ना। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होने में कंट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए वो प्रॉफिट के अंदर उनको एक शेयर दे देते हैं कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका 20% जो है वो अपने एम्प्लॉइज में बांटेगी। तो इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे टू परफॉर्म बेटर। उसके अलावा को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन भी हमारे पास होता है, कि देखो जो चीज हमारी होती है ना, हम उसको बहुत अच्छे से रखते हैं, उसके लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम करते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि हम कंपनी के शेयर्स आपको देंगे मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर, यानी कि आपका भी पैसा लगाया कंपनी के अंदर, तो अच्छा काम करो, कंपनी बढ़ेगी तो आपकी भी ग्रोथ होगी, है ना। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी दे सकते हैं। देखो हम चाहते हैं कि देखो अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं, बट जब ये हाथ पैर नहीं चलेंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, तो तब क्या। तो अगर कोई कंपनी रिटायरमेंट बेनिफिट भी देती है तो उस कंपनी के लिए भी हम लोग बढ़ चढ़कर काम करते हैं। परक्विजिट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि बाकी सब फिर भी आप नाम देख के लिख लोगे, इसको नहीं लिख पाओगे। तो परक्विजिट्स होते हैं द इन काइंड बेनिफिट, या इसे फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहा जाता है, जहां पर आपको डायरेक्टली मनी तो नहीं मिल रही है, लेकिन मनी के इक्विवेलेंट चीजें मिल रही हैं, जैसे कि आपको कार फैसिलिटी मिल रही है, हाउसिंग फैसिलिटी मिल रही है, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाई जा रही है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया है आपके कंपनी ने, यानी कि आपको हेल्थ फैसिलिटीज भी मिल रही हैं। तो यहाँ पर आपको इन काइंड जब बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसको परक्विजिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर सबसे पहला क्या है, स्टेटस। भाई किसी किसी को स्टेटस मोटिवेट करता है ना। मैं बात करूं अगर सिविल सर्विस में जितने भी लोग होते हैं, हालांकि इनकी बहुत ज्यादा ऐसी सैलरी नहीं होती है, बट उनको ना वो पावर जो जुड़ी है उनके स्टेटस से, जो रिस्पेक्ट जुड़ी है, जो ऑटोनॉमी जुड़ी है, उन्हें वो मोटिवेट करता है। तो कई बार स्टेटस मोटिवेट करता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंशिएट करती है। तो कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट से हम मोटिवेट हो रहे हैं, वहां पे पैसा नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तीसरा, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अपनी कंपनीज के अंदर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, जिससे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो ट्रेंड होते हैं और उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, यानी कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, प्रमोशन स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करते हैं।
जॉब एनरिचमेंट। अरे तुम्हारी जॉब ऐसी है कि तुम्हें मजा आ रहा है उस काम को करने में, तुमने इतनी वैरायटी भर दी है उनकी जॉब्स के अंदर, वैराइटीज ऑफ स्किल्स हैं उसके अंदर, कंटेंट है कि मजा आ रहा है उस वर्कर को काम करने में, तो वो मोटिवेटेड है। जॉब सिक्योरिटी, फिर से वही बात कि अगर आप जॉब की सिक्योरिटी दे देंगे, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ लोग क्यों भागते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है। एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, पावर देना एम्प्लॉयज को कि जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड पावर आपके पास है, आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, यानी कि जब भी आप कोई डिसीजन लो तो अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जहाँ पर कुछ ऐसे वर्क कमिटीज चलाई जाती हैं जहाँ पर डिस्कशन करके एम्प्लॉयज को भी अपने यहाँ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, अगर तुम्हें तुम्हारे काम की पहचान मिल जाए, तुम्हारे लिए ताली बजा दी जाए ना, तो बहुत खुश हो जाते हो तुम, है ना। तो एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन ये कहता है कि लोगों के काम को पहचान दो, उनको अप्रिशिएट करो। तो हो सकता है आप नोटिस बोर्ड लगा दो कि ये हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है। उसके अलावा आप उनको कुछ प्राइज वगैरह दे सकते हो, है ना, उनको टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एक वो बैचेस, स्टार वाले बैचेस उनको लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मोटिवेशन हुआ कंप्लीट। अब उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है, 3 नंबर 4 नंबर तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 से लेकर 3-4 तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब स्टाइल ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या है? देखो, लीडरशिप स्टाइल्स का मतलब होता है द बिहेवियर ऑफ अ लीडर, कि एक जो लीडर है वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। तो जनरली हमारे पास 3 तरीके के लीडर हैं जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पर, होते और भी हैं बट हमें सिर्फ 3 तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहना है। नंबर 1, ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन लीडर। ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन, नाम में पता चला ना, भारी भरकम है, अथॉरिटी है। इसको हिटलर वाला लीडरशिप स्टाइल भी हम कह सकते हैं, जहां पर जो लीडर है वो सिर्फ इस बात में बिलीव करता है कि आप मेरे ऑर्डर सुनिए और उसका पालन करिए। ठीक है। और यहाँ का जो लीडर है वो एक बार जो कमिटमेंट करता है फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता वाला होता है, यानी कि जो उसने एक बार कह दिया सभी को मानना होगा। ये वन वे कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं, इसे बॉस सेंटर्ड लीडरशिप कहा जाता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आई स्टाइल लीडरशिप। जनरली ऐसे लीडरशिप को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें यहाँ पर बहुत क्विकली काम करना हो, हमारे पास जो वर्कर्स हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो खुद से काम कर सकते हो। सेकेंड, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। ये जो डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर होता है, ये नाम से पता चल रहा है कि ये पार्टिसिपेट करता है, यानी कि सभी वर्कर्स इसके चारों तरफ है, ये बीच में बैठा हुआ है और ये सबकी बात सुन रहा है, सजेशन ले रहा है। इसके अंदर 2 वे कम्युनिकेशन है, सबऑर्डिनेट्स भी आपस में बात कर सकते हैं, लीडर से बात कर सकते हैं, लीडर उनसे बात कर सकता है। और यहाँ पर इसे कहा जाता है ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप एंड इट इज वी स्टाइल। द थर्ड वन इज लेजर एंड द फ्री रेन लीडर, जिसके अंदर जो सुपीरियर होता है वो अपने एम्प्लॉयज पे पूरा विश्वास रखता है, उसके कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हैं जो खुद से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुपीरियर है उसका जो रोल है वो बेसिकली सेकेंडरी हो जाता है, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को। सबऑर्डिनेट एक साथ मिलकर कुछ और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सुपीरियर बिल्कुल साइड में है, और इसको हम लोग सबऑर्डिनेट सेंट्रल लीडरशिप कहते हैं एंड इट इज यू स्टाइल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन जहां पर आप प्रॉपर चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हो, जो हमने अभी स्केलर चेन पढ़ी बेसिकली वही चैप्टर नंबर 2 में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहां पर सोशल नेटवर्किंग के साथ आपका एक कम्युनिकेशन चैनल डेवलप हुआ है, और जैसे हमने पढ़ा था ना फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल बस वैसा ही है, यहाँ कम्युनिकेशन कर दिया है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज नोन एज ग्रेप वाइन नेटवर्क। अंगूर का गुच्छा होता है ना, जैसे जिसकी बेल जो होती है वो चारों तरफ फैली होती है, ऐसे आप कह सकते हो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसने अपनी जड़ें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैला रखी होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस और एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर आपसे पूछी जाती है तो आप वहाँ जो आपने पढ़ी है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं थोड़ी बहुत अगर आपके साथ डिस्कस करूँ तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, डिले हो जाता है, बट वहीं पे इनफॉर्मल में अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी हो तो बहुत क्विकली हम लोग कर सकते हैं। कई बार हम फॉर्मल में कुछ बातें नहीं बोल पाते हैं, यानी कि जो भी सोशल नीड हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं पूरी हो पाती हैं वो इनफॉर्मल में पूरी हो जाती हैं, तो ये आप इनफॉर्मल के बेनिफिट्स में लिख सकते हो। उसके बाद लेकिन इनफॉर्मल का एक सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर र्यूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स है, और समटाइम्स इट में हैम्पर द बिजनेस इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट।
फॉर्मल के अंदर फायदे ये हैं कि देखो यहाँ पर आपका जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहता है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स है, और यहाँ पर आप बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ के। बट वहीं पे इसके डिसएडवांटेज ये है कि कई बार डिले इन डिसीजन मेकिंग हो सकता है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ना होने की वजह से कई बार फॉर्मल में लोग जो है वो अपनी पूरी बातों को यहाँ पर नहीं कह पाते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क करती है, यानी कि जब बातचीत करते हो तो बातचीत के अंदर कौन कौन लोग होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक सेंडर इज अ पर्सन हु वांट्स टू कन्वे द मैसेज, और मैसेज इज द बॉडी ऑफ योर कंटेंट, यानी कि जो भी आपका फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, आइडिया है, सजेशन है, जो भी आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो, बेसिकली वो मैसेज होता है। फिर उस मैसेज को एक अनदर सिंबल्स में कन्वर्ट किया जाता है सो दैट द थर्ड पार्टी में नॉट रीड और अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर मैसेज, तो उसे एनकोडिंग कहा जाता है। एनकोडिंग के बाद जो एनकोडेड मैसेज होता है वो मीडिया मतलब वो सोर्स जिसके थ्रू आप अपना मैसेज ट्रांसफर कर रहे होगे। फिर होती है डिकोडिंग मतलब होता है कि जो भी आपने एनकोडेड किया होगा मैसेज को, यानी कि जिन कोड्स में आपने अपने मैसेज को कन्वर्ट किया होगा, अब उसके ओरिजिनल टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर देना सो दैट रिसीवर में अंडरस्टैंड द मैसेज। तो डिकोडिंग का मतलब क्या है बेसिकली कि एनकोडेड मैसेज को फिर से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना। रिसीवर कौन है? रिसीवर इज द पर्सन जिसके लिए ही ये कम्युनिकेशन बेसिकली स्टार्ट किया गया है। उसके बाद रिसीवर की तरफ से आना चाहिए फीडबैक, क्योंकि विदाउट फीडबैक कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। तो रिस्पॉन्स जो है हमें रिसीवर से चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि उसको मैसेज समझ आ गया है। उसके बाद आता है नॉइस, यानी कि द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंसेस इन एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। वो एक पुअर टेलीफोनिक कनेक्शन भी हो सकता है, नेटवर्क कनेक्शन भी हो सकता है। तो जो भी बीच बीच में रुकावटें आती हैं बेसिकली उसे नॉइस कहा जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फिर से लिख लो, एक मैंने इंसेंटिव पे बोला, एक मैंने यहाँ बोल रही हूँ, लिख लो। पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब कुछ भी हो जाए इसे छोड़कर नहीं जाना है, इसे हम जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो रुकावटें, अब वही जैसे हम नॉइस कह रहे हैं, वही रुकावटें जो हमारे कम्युनिकेशन को खराब करती हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं इसकी, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल। अब हमारे पास जो सिमेंटिक बैरियर है, आपको पहले जरा समझना होगा कि कब कौन सी कैटेगरी का बैरियर पूछा जा रहा है। एक जो बच्चा मिस्टेक करता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में, उसमें पूछा होता है टाइप ऑफ बैरियर, फिर नीचे लिखा होता है कैटेगरी ऑफ बैरियर। देखो बच्चे, जब टाइप पूछा है तो ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है ना, आपको ये लिखने होते हैं कि कौन सा बैरियर है। जब वो कैटेगरी पूछेंगे तो ये जो आपको ग्रीन कलर के बॉक्स में दिख रहे हैं आपको वो लिखना होता है, क्योंकि फिर थर्ड क्वेश्चन उनका ये होता है कि सेम कैटेगरी के आपको कुछ अदर बैरियर एक्सप्लेन करने हैं। अब आप कई बार क्या करते हो, कैटेगरी को टाइप में और टाइप को कैटेगरी में लिख देते हो, तो वहां आप मार्क्स लूज कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये ग्रीन वाले कैटेगरी है, लिख लो कि ये कैटेगरी है, और जो नीचे इसके टाइप्स दे रखे हैं वो है बेसिकली टाइप ऑफ बैरियर। अब यहाँ पर सिमेंटिक बैरियर कौन से होते हैं? सिमेंटिक बैरियर होते हैं आपके लैंग्वेज बैरियर, जहाँ पर कहीं ना कहीं लैंग्वेज इन्वॉल्व है, वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर द बैरियर्स व्हिच आर रिलेटेड टू अ माइंड, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ माइंड इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो बैरियर आ रहा है। पर्सनल बैरियर हमारे कुछ पर्सनल चीजें हैं जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट हुआ। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसी है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं सिमेंटिक बैरियर्स की बात करूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसमें पहला है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब क्या है कि आपकी, हम कहते हैं ना कि अरे यार वो क्या वर्ड था याद नहीं आ रहा, अरे यार वो क्या वर्ड था याद नहीं आ रहा, और आप एक सेंटेंस लिख रहे होते हो, उसमें से आप बीच में छोड़ देते हो गैप कि जब याद आएगा तब लिखेंगे। अब जब टीचर उसको चेक करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या है, ये सेंटेंस ही नहीं फुलफिल हो रहा है। तो ये होता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, जहां पर इनएडिक्वेट वोकैबुलरी है, आपने किसी गलत वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है, आपने कोई वर्ड लिखा ही नहीं है, यानी कि इनएडिक्वेट वोकैबुलरी है, ओमिशन ऑफ सम वर्ड्स हैं, है ना, रॉन्ग वर्ड्स आपने लिखे हैं, तो वो होता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। सेकंड इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन बेसिकली कब अराइज होगा? जब एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हमारा ट्रांसलेटर अगर प्रोफिशिएंट नहीं है इन बोथ द लैंग्वेजेस, तो दैट में क्रिएट द बैरियर। टेक्निकल jargon is related to some technical words related to a particular field. Like हम लोग बनते हैं ना डॉक्टर साहब, कई बार हम लोग अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स बैठ के देख रहे होते हैं, हमने ब्लड टेस्ट कराया और उसके अंदर कुछ चीज़ें तो हमें समझ में आती है कि अच्छा ये तो हीमोग्लोबिन है, अच्छा ये तो कोलेस्ट्रॉल को रिप्रेजेंट करता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं। अब उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम गूगल करके देखते हैं कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। क्यों हमें क्यों नहीं समझ में आ रही वो मेडिकल रिपोर्ट क्लियरली? क्योंकि वो हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं है। वहीं जो डॉक्टर साहब होते हैं फटाफट देख के उसको बता देते हैं। क्यों? क्योंकि
क्यों नहीं पता है वो टेक्निकल वर्ड। तो जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम अपनी फील्ड के कुछ टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं जो सामने वाले को नहीं पता, तो वो जो करेक्ट मैसेज है वो उस तक डिलीवर नहीं हो पाएगा। उसके बाद अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अब समटाइम्स क्या होता है कि जो अजम्पशंस है वो अनक्लैरिफाइड है, मतलब बात कही और अनसुनी रह गई, मतलब कुछ अधूरी सी रह गई कह सकते हैं, और दोनों में से किसी ने भी इसको क्लैरिफाई नहीं किया। कि मैंने आपको कहा कि आपको MCQ के क्वेश्चंस एक बार देख लेने हैं, तो अब यहाँ पर देख लेने से क्या मतलब है, कौन से MCQ क्वेश्चंस देखने हैं, कौन से चैप्टर के देखने हैं, मतलब कुछ बात ऐसी है जो अधूरी रह गई है, जहां पर आप दोनों में से किसी ने भी कम्युनिकेट फर्दर नहीं किया। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो भी कुछ कहती है कि हमारा व्हाट इज बीइंग सेड और व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेड, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक मैच होना चाहिए। हम वैसे तो हंस रहे हैं लेकिन आंखें गुस्से दिखा रही हैं, शब्द जो है हो सकता है वो हम जोक क्रैक कर रहे हैं लेकिन फेस से आपको गुस्सा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद यूज ऑफ सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, बहुत सारे शब्दों का अलग अलग मतलब हो सकता है कि हमने कुछ ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया है जिसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है ना। जैसे कि हम लोग अपने व्हाट्सएप में एक ऐसे वाला इमोटिकॉन यूज करते हैं, इमोजी यूज करते हैं, जिसको नॉर्मली हम सब लोग प्रणाम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट मैंने किसी को ये कहते हुए सुना है कि ये एक हाई फाई है। तो सिंबल्स में डिफरेंट मीनिंग हुआ ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें पहला है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि पूरी बात जाने बिना ही ये अनुमान लगा लेना कि अच्छा ऐसा ही होता होगा। जैसे हम लोग किसी के बारे में एक जजमेंट बना लेते हैं ना कि अच्छा ऐसा ही होगा, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। द सेकेंड वन इज लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि अगर आपका मन, आप अपनी पूर्ण रूप से आपकी बॉडी तो किसी क्लास में बैठी हुई है, मतलब आप फिजिकली प्रेजेंट हो अपनी क्लासेस में, बट मेंटली आप कहीं खोए हुए हो, घूमने गए हुए हो, मूवी देख रहे हो बैठे बैठे यहीं पे, तो दैट मीन्स आपका जो माइंड है वो प्री ऑक्यूपाइड है किसी और चीज से। तो जब प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं ये एक बैरियर क्रिएट करता है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ट्रांसमिशन मतलब कि ट्रांसफर करते करते कई बार क्या होता है कि जो मैसेज का जो ओरिजिनल सेंस है वो लूज हो जाता है। पुअर रिटेंशन यानी कि हम पूरी तरीके से मैसेज को रिटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें सामने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है, हम इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर के अंदर सबसे पहले आता है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, यानी कि जहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये डर है कि ऐसा ना हो कि हम ये कम्युनिकेट करने जाए और कहीं हमारी ही अथॉरिटी हमसे छीन ली जाए। कैसे कि हमें लगता है कि हम जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के चक्कर में हमें फंसा जाए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल बैरियर है, हमें ऐसा डर लग रहा है कि शायद हमने भी कभी ऐसा कोई काम किया होगा तो हमारे जो पुराने चिट्टे हैं वो सामने ना आ जाए। तो लैक ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी या फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, कई बार हमें भी चैलेंज किया जा सकता है, तो ठीक है बात को छुपा जाओ। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन इट सबॉर्डिनेट। कई बार एक सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो पूरी बात उनके साथ नहीं करते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। भाई मैं इतने अच्छे सजेशंस लेकर आती हूँ अपनी कंपनी के पास, लेकिन वो मुझे किसी भी तरीके से रिवॉर्ड नहीं देते हैं, तो एक बार बताया, दो बार बताया, तीसरी चौथी बार हम नहीं बताएंगे। उसके बाद अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार हमारी इच्छा नहीं है कम्युनिकेट करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद इस कम्युनिकेशन से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो हमारी विलिंगनेस नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, इसलिए हम कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होती है, जैसे कि स्केलर चेन फॉलो कर रहे हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने डिजाइन किया है, तो कई बार ये जो पॉलिसीज या स्ट्रक्चर हैं, जो रूल्स हैं, ये हमारे क्या करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं। रूल्स और रेगुलेशन कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, इससे नहीं कर सकते, उससे नहीं करते, बैरियर क्रिएट करेगा। स्टेटस। कई बार हमारा स्टेटस भी होता है जो हमें किससे कम्युनिकेट करने से रोकता है कि भैया हाँ एक हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए वर्क कमेटीज बनाते हैं, मतलब वही सजेशन के लिए ग्रुप चलता है और बातचीत की जाती है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो ये काम नहीं करते, तो वहाँ बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन कर रखा है कि जहाँ पर बातचीत नहीं की जा रही है फ्रीली, ठीक है, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कहलाते हैं।
अब भैया बैरियर तो तुमने इतने सारे बता दिए, अब इससे कैसे हल करें समस्या को? तो इस समस्या को हल करने के लिए हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे मेजर जो हमारी कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला होता है क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। खुद को तो पता हो कि क्या कहना है। अब जैसे कि मैं आज यहाँ पर आके आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या करना है, तो मैं क्या करूंगी आके? तो बैरियर क्रिएट ना हो इसके लिए मुझे ये क्लैरिफाई करना होगा बिफोर कम्युनिकेशन कि क्या बातचीत होगी। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। अब मुझे कंसल्ट कर लेना चाहिए किसी बात करने से पहले। मतलब अगर हमें लगता है एक डाउट केस में हम हैं तो कंसल्ट कर लो किसी अच्छे बड़े बंदे से जिसको जो एक्सपीरियंस्ड हो। कन्वे थिंग्स ऑफ द हेल्प एंड द वैल्यू टू द लिसनर। देखो सामने वाले व्यक्ति को वही बात बताओ जो वो सुनना चाहता हो। अब मैं यहाँ पर आकर तुम्हें अपने गांव की कहानियां सुनाने लग जाऊं या किसी मूवी की कहानी सुनाने लग जाऊं, इंटरेस्टिंग लगेगी, पर क्या तुम्हारे पेपर के काम आएगी? क्या इस टाइम पे ये जरूरी है? नहीं। इस टाइम पे जरूरी है कि मैं फटाफट तुम्हें चैप्टर कराऊं तो और तुम जाके क्वेश्चंस इसके पढ़ना शुरू कर दो, अपने नोट्स पढ़ना शुरू कर दो। तो मैं वही बात बता रही हूँ ना तुमको। उसके बाद कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। आज का कम्युनिकेशन फ्यूचर कम्युनिकेशन को भी यहाँ पर क्या करता हो, जनरेट करता हो कि जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी कर रहे हैं ना। तो कम्युनिकेशन को एक ऐसे लेवल पे आकर छोड़ना है कि फ्यूचर कम्युनिकेशन यहाँ पर अराइज हो जाए। बी अ गुड लिसनर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सिर्फ अपनी बात को कहना ही नहीं, सामने वाले की सुनना भी पसंद करता हो। सो ऑलवेज बी अ गुड कम्युनिकेटर। उसके बाद कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, यानी कि वही वाली बात कि आपको सामने वाले के नीड के अकॉर्डिंग आपको जो भी कंटेंट आपने प्रिपेयर किया है वो कम्युनिकेट करना चाहिए। बट ऑलवेज बी वेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड द कंटेंट ऑफ द मैसेज। यानी कि जो भी आप बात कह रहे हैं, कई बार क्या होता है ना, हम सही बात भी कह रहे होते हैं लेकिन हमारी टोन गलत हो जाती है, हमारी लैंग्वेज गलत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड ऑलवेज इंश्योर द प्रॉपर फीडबैक। बिना फीडबैक के हमने पढ़ा ही है कि कम्युनिकेशन अधूरा है। तो जब तक सामने से ब्लू टिक के बाद आंसर नहीं आ जाता या तुम ब्लॉक नहीं हो जाते तब तक इंतजार करना आपको पड़ेगा ही। देन ऑलवेज फॉलो अप योर कम्युनिकेशन, कि जिस तरीके से आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट की थी कहीं उस कम्युनिकेशन में कोई चेंज तो नहीं करना है। सो ऑलवेज मॉनिटर योर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपना चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग जो था वो कंप्लीट किया। एंड आई होप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा और बहुत क्विकली आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते जा रहे होंगे। बट बच्चा लोग एक बार ध्यान रखिएगा, पढ़ने के बाद आपको जरूर एक बार नोट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है? तभी आपकी और मेरी ये जो मेहनत है ये सफल हो पाई, ठीक है? तो बस आज के मैराथन का लास्ट चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर हमारा बचा है, कंट्रोलिंग। फटाफट से उसको भी कंप्लीट करते हैं और डे 2 का जो हमारा टारगेट था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब बिल्कुल हमारा जो लास्ट चैप्टर है, हमारी बुक का भी लास्ट चैप्टर है और आज हमारे डे 2 का भी जो लास्ट चैप्टर है, और इसी के साथ हमारी जो बुक 1 है, पार्ट ए हम जिसे कहते हैं, वो हमारे हो जाएगी कंप्लीट। और इसी के साथ आपको पता है 2 दिन में ही 50 मार्क्स तक का जो कंटेंट है वो हमने प्रिपेयर कर लिया है। 50 मार्क्स तक की हमारी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से इस शॉर्टेस्ट चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और डे 2 का जो टारगेट है उसे अचीव करते हैं। सो बच्चों, हमारा जो लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का उसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि भैया हम तुमने जो कुछ भी किया है अब उसका निचोड़ यहाँ पर निकाला जा रहा है, यानी कि कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ और देखा जाएगा कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। सो यहाँ पर कंट्रोलिंग के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसके फीचर्स। तो फीचर्स की बात करें तो कंट्रोलिंग ऑब्वियसली एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा ना कि आपने टारगेट क्या सेट किया था और आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आप कितना अपने गोल को अकम्प्लिश कर पाए हैं। ये हमेशा आपको एक राइट ट्रैक पर रखने की कोशिश करता है, इसलिए गोल ओरिएंटेड है। परवेसिव है ऑब्वियसली कि आप हर जगह पर देखेंगे कि कंट्रोलिंग फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, लेवल है, हर जगह पर कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो अप्लाई किया जाता है। उसके बाद कंटिन्यूअस है। कंट्रोलिंग कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो एक बार करके रुक जाएगा। भाई प्लानिंग से आप शुरू हुए थे, आप कंट्रोलिंग तक पहुंचे, आपकी एक एक्टिविटी को कंट्रोल किया, फिर आगे की चीजों को सुधारने के लिए फिर से कंट्रोलिंग की जाएगी। तो ये नेवर एंडिंग ये भी आपका फंक्शन होता है। एंड इट इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग कैसे कि देखो, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग तो है, क्योंकि जब हम कंट्रोल करेंगे हम देखेंगे ना, अच्छा यार पीछे क्या सेट किया था, ये पोस्टमार्टम है आपकी पास्ट एक्टिविटीज का, जहां पर हम देख रहे हैं कि आपने क्या किया और आप कहां तक पहुंचे हैं। फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हम आगे की चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हम करेक्टिव एक्शंस यहाँ पर लेंगे वो हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। इंपॉर्टेंस, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस का।
कि कंट्रोलिंग कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे? कंट्रोलिंग ना तुम्हें टाइम टू टाइम बताता है कि तुम रास्ते से भटक रहे हो, वापस आ जाओ, भटक रहे हो, वापस आ जाओ। तो ये हमेशा आपको राइट ट्रैक पर रखेगा, सो दैट यू मे बी एबल टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सेकेंड वन, इट इज हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। किस तरीके से? भाई देखो, अब क्या है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टारगेट सेट कर दिया कि एक एम्प्लॉय एक महीने में 1000 यूनिट बनाएगा, जो मुझे लगता है कि कभी भी हो ही नहीं सकता। तो ये एक ऐसा टारगेट आपने सेट किया है जो एक्यूरेट नहीं है। तो हमेशा हमें एक्यूरेसी चेक करनी होती है। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम वही होता है जो टाइम टू टाइम ये चेक करेगा कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो कितने एक्यूरेट है, कहीं उनके अंदर कुछ रिवीजन या मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है। थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन मेकिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या है कि आप देखो, कंट्रोल किया जा रहा है, डेविएशंस फाइंड आउट किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज का हम बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हर जगह इंपॉर्टेंस में देखने को कहीं ना कहीं मिल ही रहा है। तो मुझे लगता है कहीं पे तुम्हें कुछ भी याद ना आ रहा हो ना, लिख देना यही, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सब जगह देख रही हूँ मैं इस पॉइंट को। उसके बाद इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अब क्या है कि यहाँ पर हम हमारे एम्प्लॉयज को पहले से पता है कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज और द बेंचमार्क्स अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड और कंपेयर्ड। तो यहाँ पर जब उन्हें पता है कि यार ये स्टैंडर्ड है जहाँ से हमारी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा, तो वो मोटिवेटेड होते हैं टू परफॉर्म बेटर। उसके बाद इट हेल्प्स इन एंश्योरिंग द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एम्प्लॉयज की एक्टिविटी के ऊपर क्लोज चेक रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ सम सीसीटीवी कैमराज, यानी कि जहाँ पर एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं उनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है कि ना मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। तो इससे क्या हो रहा है, ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा रहा है। इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब देखो, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा कंट्रोल सिस्टम है, आप एफिशिएंटली यूज कर रहे हो रिसोर्सेज को, गोल्स को आपको अचीव करना है जिसके लिए आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हो, तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो 3 नंबर या 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और मुझे लग रहा है कि शायद इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन में एक लाइन से देकर ये लोग ये वाला टॉपिक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरी इंट्यूशंस कह रही है, पता नहीं, अब देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है दैट प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड विच सर्व एज अ बेसिस फॉर द कंट्रोलिंग। यानी कि प्लानिंग आपको वो बेस देता है जिसकी हेल्प से आप कंट्रोल कर पाते हो। अगर कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, बेंचमार्क्स नहीं है, तो आप कंट्रोल क्या करोगे? प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग ईजियर एंड इफेक्टिव। अब प्लानिंग की वजह से ही कंट्रोल ईजिली हो सकता है और इफेक्टिव हो सकता है। कंट्रोलिंग कंपेल्स द इवेंट्स टू कंफॉर्म टू प्लान्स। कंट्रोलिंग इस बात को इंश्योर करता है कि जो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स है, इवेंट्स है, वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो, उनको राइट ट्रैक पर रखे। द फीडबैक फ्रॉम द कंट्रोलिंग फैसिलिटेट्स द फ्यूचर प्लानिंग। और जो भी फीडबैक आपको कंट्रोलिंग से मिलते हैं उससे आप अपने फ्यूचर प्लान को सही करते हैं। तो अगर आपको रिलेशनशिप लिखना हो तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की लाइंस होती है। एक तो यही होता है कि फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग होते हैं दोनों ही फंक्शंस। उसके अलावा प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव बाय कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। और कंट्रोलिंग जो है वो हमारा ब्लाइंड है विदाउट प्लानिंग, मतलब कि अगर प्लानिंग के अंदर वो क्राइटेरियाज नहीं होंगे तो आपके पास कुछ भी जो कंट्रोल करने के लिए नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। और ये तो लेकिन ऐसा टॉपिक है जो आपसे 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि और अच्छा 5 स्टेप्स पूछे जा सकते हैं ना, जैसे हम स्टाफिंग में सिलेक्शन में कह रखे थे कि एक आधा वहाँ पे दिया होगा, रिमेनिंग लिखने होंगे, ये 5 पूछे जा सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है हमारा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जिसके लिए आप एक्रोनिम में बता देती हूँ आपको, MSCAT आप यूज कर सकते हो, सॉरी SMCAT। ठीक है, तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जहां पर आप वो बेंचमार्क सेट करोगे अपनी परफॉर्मेंस के लिए, जिसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हैं। उसके बाद जब हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लिया तो हम करेंगे द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, रेशियो एनालिसिस, जिसके थ्रू हम ये चेक करेंगे कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी हमें मिल जाएगी तो हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ टू रिवील द डेविएशन। डेविएशंस मीन द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब यहाँ से डेविएशन मिलेगा तो वी विल चेक द इंटेंसिटी ऑफ दैट डेविएशन, कि वो टाइप क्या है डेविएशन का, क्या वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वाला है CPC, या वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जिसको हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन कहते हैं वो है। ये इकलौता पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। अच्छा, CPC क्या होता है?
सीपीसी ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ना कुछ की रिजल्ट एरियाज होते हैं जो वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उन पॉइंट पे कुछ भी हुआ तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा, ठीक है। वहीं पे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि कंट्रोल करो चीजों को, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दो। यानी कि अगर आप एक ऐसा अटेम्प्ट करोगे टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू मे बी एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग, कि आप सोचो कि आप सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सको तो हो सकता है कुछ भी कंट्रोल ना कर पाओ। तो यहाँ पे बात आती है कि आपको कुछ चीजों की परमिसेबल लिमिट सेट कर देनी चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि 100 में से 2 अगर डिफेक्टिव पीस निकलते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट अगर कल को वो 4-5 हो जाते हैं तो ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट करेक्टिव एक्शन, जो भी आपका टाइप होगा डेविएशन का उसी के अकॉर्डिंग आप क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। कि अगर आपका डेविएशन बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट जाता है या इंपॉर्टेंट एरिया से रिलेटेड है तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना होगा, ठीक है। तो ये था बस हमारा कंट्रोलिंग का चैप्टर, जो बहुत ही छोटा सा चैप्टर माना जाता है। और इसी के साथ हमारा डे 2 ऑफ मैराथन हुआ कंप्लीट बहुत ही बढ़िया तरीके से। एंड आई होप आपको इस पूरे मैराथन में बहुत मजा आया होगा और आपका पूरा जो सिलेबस है बुक 1 का वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा। सो बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अब तक अगर आपने अकाउंट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि अकाउंट्स गुरु पर भी अब बिजनेस स्टडीज की तैयारी की जा सकती है और अपने बोर्ड एग्जाम्स में अब आप लोग भी 100 में से 100 लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे अब कल डे 3 के मैराथन के अंदर, जिसमें हम लोग करेंगे पार्ट बी, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12। सो बी रेडी टुमारो for your next marathon. So till then, take care. Bye bye.